ठीक है, आपके देश के सीमा के अंतर्गत जो भी इनकम होता है सबका योगफल राष्ट्रीय आय में काउंट होता है। ठीक है, जैसे मान के चले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने एक बुक लिखा था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यह 1868 का बुक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि कई बार पूछेगा कि 1868 में जो दादा भाई नौरोजी ने ग्रंथ लिखा या बुक लिखा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसका क्या नाम है? या डायरेक्ट पूछ देगा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया किताब है? ठीक है, तो वो है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, टीआई। और अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है कि हम लोग अर्थ के बारे में जाने, इकोनॉमी के बारे में जाने, किसी देश का इनकम किस प्रकार से निर्धारित होता है, कैसे पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कैसे पता चलेगा कि आपके देश का इनकम इतना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मापक है जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि आपका राष्ट्रीय आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है। जैसे बहुत सारा देश अभी ट्रिलियन में चल गया, 20 ट्रिलियन, अमेरिका 20 के आसपास है, चीन 15 के आसपास है, भारत 5-6 ट्रिलियन में चल रहा है इकोनॉमी में। तो जब तक इसका आकलन नहीं होगा तो पता तो चलेगा नहीं। तो यही टॉपिक है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय का इतिहास अगर पढ़ेंगे, अरे हर एक चीज का इतिहास होता है, तो पता चलेगा कि पूरे देश में सर्वप्रथम हमारे जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं दादा भाई नौरोजी, पारसी धर्म के से जुड़े हुए थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1868 में ही राष्ट्रीय आय की चर्चा की थी और अपने किताब में द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में बताया। और उस समय बताया उन्होंने कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जो दादा भाई नौरोजी ने जो प्रयास किया उसका उद्देश्य क्या था। और इसी के बाद आप देखिएगा 1868 के बाद देश में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति जो है बदलाव आती है, लोग अंग्रेजों के खिलाफ में संगठन बनाने लगते हैं। आगे चल करके 1868 के बाद ही आप देखिएगा 1885 में कांग्रेस का गठन होगा, कांग्रेस का गठन होगा और फिर कांग्रेस जो है प्रयासरत होगी लोगों की समस्या को दूर करने का। तो शुरुआती दौर में अंग्रेजों का उद्देश्य जो था, कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो अपना जो समस्या है देश के अंदर उसको प्रार्थना करके, पेटिशन दे करके, अंग्रेजों को प्रार्थना करके उस समस्या से लोगों को निजात दिलाए। ठीक है, कांग्रेस बनाया भी गया था अंग्रेजों के द्वारा ही, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और कहा जाता है कि यह जो है डलहौजी के दिमाग की उपज थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई एक ऐसा संगठन नहीं होगा जो राष्ट्रीय आंदोलन को दबाए या लोगों जो अंग्रेजों के खिलाफ में विचारधारा बन रहा है उसको दबाए, तो यहाँ पे भयानक फिर से 1857 की क्रांति जैसा कुछ देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से अगर पृथ्वी पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो वो पृथ्वी के लिए के हित में ही होता है। अगर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा तो पृथ्वी हो सकता है पूरा विखंडित भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अगर जो गैस बनता है, लावा, टेम्परेचर, वो अगर निकलेगा नहीं तब तो पृथ्वी भी विस्फोट हो सकता है ना, क्षुद्र ग्रह की पेटी बन सकता है। तो सुरक्षा वाल्व के रूप में जिस प्रकार से पृथ्वी का ज्वालामुखी विस्फोट होता है, सुरक्षा का काम करता है, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए कि कोई समस्या जनता का होगा तो हम जान जाएंगे तो उसको दूर कर देंगे, तो वो हमारे खिलाफ नहीं आएगी, जनता जो हमारा विरोध नहीं करेगी। लेकिन आगे चल करके क्योंकि अंग्रेजों का मेन उद्देश्य यहाँ पर आकर के जो शासन कर रहा था औपनिवेशिक, तो वो शोषण करता था, औपनिवेशिक शोषण होता था। अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। हमने बताया कल के क्लास में भी कि वो क्या करता था, यहाँ से सस्ते कच्चे माल को ले जाता था, आप ही का कपास ले जाता था सस्ते दाम पे, और वहाँ जा कर के
उसका कपड़ा बनाता था लंदन में, और फिर वही कपड़ा लाके आपको उच्च दाम पे बेच देता था। एक तो आधा टैक्स में ले लिया, आधा औने पौने दाम पे ले लिया, और फिर यहाँ से सस्ता ले गया और वहां से फिर प्रोडक्ट बना के कपड़ा ला करके आप ही को फिर बेच भी देता था। इससे भारतीय लोग कंगाल हो रहे थे और दोहरा शोषण कर रहा था। तो इन सब बातों का जिक्र दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखा और उसमें किया कि किस प्रकार से भारत का इकोनॉमी अंग्रेज यहाँ से ले जा रहे हैं। यानी गंगा के किनारे से जो है जल निचोड़ करके टेम्स नदी में जा करके वहां पे गाड़ रहे थे। इसका कहने का मतलब है कि जो भारतीय जो उपजाऊ भूमि था, तो वो यहाँ पे तरह तरह के नकदी फसल, औद्योगिक फसल उपजा करके वहां से ले जा करके कहाँ पहुंचा रहे थे, तो लंदन में। ठीक है, और लंदन तरक्की कर रहा था, और उसी दरमियान भारत गरीबी और भूखमरी के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है, और आगे चल करके भयानक भूखमरी और कंगाल की स्थिति भी पूरे देश में देखने को मिली। ठीक है, लाखों की संख्या में लोग भोजन के अभाव में मर गए। ठीक है, 1921 ईस्वी तक आते आते तो ऐसा मतलब ये स्थिति आया कि माइनस में चला गया आपका जनसंख्या वृद्धि। इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है जनसंख्या का। उस समय भारत की आबादी माइनस में चली गई, यानी वृद्धि ना होकर के और घट ही रहा था, यानी इतने लोग मरने लगे। तो उसके पीछे जिम्मेदार था बीमारी भी आ गया था, साथ साथ लोग भूख से भी मरने लगे, अनाज भी नहीं, अकाल जगह जगह आने लगा था। तो उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का योगदान बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ के सामान को सस्ते में ले जा करके फिर यहीं पे ला करके बेचते भी थे। लिखा हुआ है उनकी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। कितना था? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। ये याद रखिएगा। जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा किताब लिखा गया था, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपया। कोई दिक्कत भी है? समझ में आ गया? यही 2 लाइन समझाने के लिए हमने उतना कहानी रचा। ठीक है, और उस कहानी में बहुत सारे प्रश्न का आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 लाइन है बस पढ़ दिए, उससे पीछे रिलेटेड सारा कहानी आपको बता देते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर वहां से भी प्रश्न पूछेगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, और हमारे यहाँ आए हो तो जान लो। ठीक है, जहां से एक भी प्रश्न, ये बात की गारंटी है कि इसके अलावे आपका कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर पूछेगा यहां से तो इसी में से रहे। और मात्र 6 ही चैप्टर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको एक पढ़ा दी। सोच लो कितना आसान है। 10 प्रश्न आप आसानी से बनाएंगे, दौरा दौरा के बनाएं, बशर्ते अच्छे से ध्यान से उसको सुनिए। ठीक है, और फिर आप क्या कीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सेट बनाइए। फिर हमारे यहाँ भी टेस्ट होगा, उसको दीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यही आपके राष्ट्रीय आय का निर्धारण करता है और अति महत्वपूर्ण है। यह अति महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अति महत्वपूर्ण है। 10-20 बार हमने देखा यह प्रश्न डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो याद हो गया, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब आते हैं CSO की स्थापना कब हुई थी? तो CSO की स्थापना 1951 में। ये भी अति महत्वपूर्ण है कि CSO की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। ठीक है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। अब हम लोग टर्म समझेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए उससे पहले आपको विभिन्न टर्म को समझना पड़ेगा
कि जीडीपी किसको कहते हैं? ये क्या हो गया? हैंग कर गया क्या? कई बार आप लोग शब्द सुनते होंगे जीडीपी, ठीक है, लेकिन जीडीपी सुनते तो होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा ये क्या बोल रहा है। सब बोलता है कि देश का जीडीपी डाउन चल रहा है, माइनस में चल रहा है। आखिर जीडीपी होता क्या है ये बहुत लोग, कम लोग को ही पता होता है, ठीक है। तो कई लोग तो सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये सब बात बोलते हैं कि सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा है, और कुछ लोग को समझ में भी आता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये भी बात है कि 80% से 90% लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जीडीपी है क्या। अभी कितने लोग को समझ में आ रहा है क्लास में कि जीडीपी किसको कहते हैं? तुमको तो सब कुछ आता ही है समझ। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देगा आपको, निवल घरेलू उत्पाद। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो सबसे पहले अभी अब हम लोग समझेंगे जीडीपी। जीडीपी क्या लिखा हुआ है कि देश की सीमा में उत्पादित, चाहे वह विदेशी हो चाहे आपके देश का नागरिक हो, ठीक है, अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग को जीडीपी कहते हैं। आपका एक देश का सीमा है, पूरा भारत एक देश है, इसके अंदर जितना भी प्रोडक्ट तैयार होगा, जितने मूल्य का, चाहे जितने मूल्य का सेवा होगा, सर्विस होता है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह भी है इंडिया में, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर भी बनाते, तो उससे भी इनकम जनरेट होता है ना, बैंकिंग से, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी से, चाहे बीपीओ से। तो जो सर्विस सेक्टर है उससे भी इनकम जनरेट होता है। फिर साथ साथ लोग जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, खेती करते हैं, किसानी, उससे भी, खेती से भी इनकम जनरेट होता है फसल उत्पादन करके। तो इन सब का योग जो होता है देश की सीमा के अंतर्गत, वो क्या कहलाता है? आपका जीडीपी कहलाता है। यानी भारत, अगर मान के चलिए यह भारत देश है, तो इसके सीमा में जितना भी प्रोडक्ट तैयार हुआ, चाहे सेवा बना, सेवा में आप सॉफ्टवेयर कंपनी बोल सकते हैं, मेडिकल बोल सकते हैं, एलआईसी बोल सकते हैं, जो सर्विस देती है, बीपीओ, कॉल सेंटर, ये सब, तो सब इनकम जनरेट करता है। विदेशी मुद्रा आपके भी यहाँ आता है। आप अगर विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो वहां से आपके देश में पैसा आता है ना, तभी तो आप काम करते हैं। तो वो सारा इनकम जब जोड़ देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? जीडीपी। सिंपल शब्द में आप जानिए, देश की सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादित वस्तु का मूल्य प्लस सेवा का मूल्य का योग क्या कहलाएगा? जीडीपी। सेवा आपको पहले भी हमने बता दिया, सेवा क्या होता है, सर्विस क्या होता है देना, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट तैयार करना क्या होता है, दोनों हमने बता दिया। जीडीपी अब आप लोग समझ गए होंगे।
अब एक नया टर्म आया एनडीपी। क्या आया? एनडीपी, जिसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब जीडीपी में हम क्या करेंगे? मूल्य ह्रास को घटा देंगे, डिप्रेसिएशन। जैसे मान के चलो, हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे आटा चक्की ही मान के चलिए, छोटा सा बिजनेस, आटा चक्की हमने स्टार्ट किया, आटा बनाने वाले मशीन को खरीदा। अभी हमने जो मशीन 10,000 में खरीदा, क्या अगले साल अगर हम बेचना चाहेंगे तो कोई हमको 10,000 देगा? या तो 7,000 देगा या 6,000 देगा। तो कुछ मूल्य उसका घटेगा कि नहीं घटेगा? जो हमने मशीन खरीदा, जो अभी खरीदा हमने मोबाइल 5,000 में, कल ही जाए बेचने के लिए तो कोई दूसरा कोई 5,000 हमको देगा? कहेगा भाई ये सेकेंड हैंड हो गया, ठीक है, अब ये सेकेंड हैंड में बिकेगा, ठीक है। तो मूल्य ह्रास तो होता है ना, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें पार्ट पुर्जा है वो भी तो घिसता है, खत्म होता है, तो जो उसका भी वैल्यू तो घटाइएगा। सिर्फ इनकम देखिएगा और आप में जो क्षति हुआ वो देखिएगा ही नहीं। आप देखिएगा कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप देखिएगा कि इतना स्टूडेंट इतना इनकम, ये नहीं देखिएगा कि बिजली बिल कितना है, रूम रेंट कितना है और टाइपिंग कॉस्ट कितना है, नहीं। तो वो सारा भी तो आपको घटाना पड़ेगा, तब तो आपको पता चलेगा कि नेट इनकम कितना है, ठीक है। तो वही चीज है कि जब हम मूल्य ह्रास, जो वस्तु जो प्रोडक्ट बनाते हैं कोई मशीन से, तो वह घिसता है, खराब होता है, उसका वैल्यू गिरता है, तो उसको घटाएंगे उसमें से, जीडीपी में से, तब वह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। सिर्फ इनकम देखिएगा नहीं, जो मशीन आपने जो खरीदा और उसका डिवैल्यूएशन हुआ उसको भी तो घटाना पड़ेगा एक साल में, तो वही होता है मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, ठीक है। जब जीडीपी में से जब मूल्य ह्रास घटाया जाता है, डिप्रिसिएशन, तो वही क्या कहलाएगा? आपका एनडीपी कहलाता है। और वित्तीय वर्ष में मशीनों की कीमत में होने वाली कमी, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का अर्थ क्या है? वित्तीय वर्ष में मशीनों के कीमत में होने वाली कमी। समझ गए? जीडीपी और एनडीपी में अंतर समझ गए? बस हम जब जीडीपी और डायरेक्ट फार्मूला दे देगा, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी, ऑप्शन दे देगा डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास, एक दे देगा प्लस कर देगा, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी प्लस मूल्य ह्रास, एक ऑप्शन दे देगा जीडीपी प्लस एनडीपी इक्वल टू मूल्य ह्रास। इस तरीका से आपको फंसाने का प्रयास करेगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है। अब वह इसी लाइन से क्रिएट करेगा ऑप्शन, याद रखिएगा, एग्जाम में क्या करेगा? अब इसी लाइन से क्रिएट करेगा आपको, कभी डिप्रिसिएशन इधर कर देगा, एनडीपी इधर कर देगा, और आप गए हैं रट करके, तो वहां सब फेल हो जाएगा, वो आपके दिमाग में काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस सब टर्म को समझना जरूरी होता है। सिर्फ रट्टा मार के, लूसेंट रट करके आप परीक्षा अब नहीं पास कर सकते, ठीक है। पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आने वाले समय में आपको फायदा मिलेगा, और नहीं तो फिर जो है सो है। चलिए, तो एनडीपी भी आपने समझ लिया। अब एक टर्म आया जीएनपी, ये जो टर्म है वो कौन सा है? जीएनपी। तो जीएनपी क्या है, अब उसके बारे में हम अच्छे से आपको समझाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आपके देश के लोग विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, वो वहाँ से कुछ इनकम जनरेट करके लाते हैं। जैसे आप ही चले जाइएगा सऊदी अरब, अमेरिका चले जाइएगा, लंदन चले जाइएगा, ब्रिटेन चले जाइएगा, तो सारा पैसा तो वहाँ रखिएगा नहीं, अपने घर वाले को भेजिएगा ना। तो वो पैसा जब आप भेज दीजिएगा, और यहाँ पे भी तो बहुत विदेशी कंपनी आके काम करती है, जैसे आपका मैक्सिमम कंपनी तो विदेशी ही है, कोका कोला भी देखिए विदेशी कंपनी है, आपका चिप्स बनाने वाली भी कंपनी सब विदेशी ही है। तो वो आती है तो यहाँ इनकम तो जनरेट करती है ना, तो वो यहाँ थोड़े लगाती है, वो फिर अपना पैसा इनकम कहाँ भेज देती है? विदेश भेज देती है। यानी विदेशी पैसा विदेश भेज देगा विदेशी लोग, और देशी लोग जो विदेश में रहता है वो यहाँ भेज देगा। तब जा करके आप उसको क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? एनडीपी, सॉरी जीएनपी। क्या बोलेंगे? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए क्या लिखा हुआ, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग जीएनपी कहलाता है, चाहे वो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो, भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो, ठीक है। और जो आपके देश में विदेशी है वह अपना पैसा अपने देश भेजेगा, आप वहां का पैसा भेजिएगा अपने देश, तो आपके देश में भी जो विदेशी कमा रहा है वो भी तो अपने देश भेजेगा। यानी जो आपके देश में विदेशी कमा रहा है उसका पैसा क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, और आप जा करके वहां से जो भेजेंगे विदेश से उसको जोड़ दीजिएगा, और वह क्या कहलाएगा, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फॉर्मूला हो जाएगा जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया, जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं, विदेशों में जो भारतीय इनकम जनरेट करके देश को भेज दिए, और एम क्या हो गया, जो विदेशी जो लोग हैं वो भारत में रह करके इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे घटा देते हैं, समझ गए। तो वह क्या कहला जाता है, आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डायरेक्ट यह फॉर्मूला ही दे देगा ऑप्शन में, जीएनपी इक्वल टू दे देगा जीडीपी माइनस एक्स प्लस एम, या इस तरीका से। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस टर्म को समझेंगे तभी अच्छे से इकोनॉमी को समझिएगा, इकोनॉमिक्स को समझिएगा। सबसे कह सकते हैं आसान यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स क्या है और एम क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत भी है बोलिए। देखो इकोनॉमिक्स टर्म है थोड़ा सा समझने वाला, नहीं समझोगे फिर समझ में पूरा टॉपिक ही नहीं आएगा फिर आगे चल के। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब इसमें भी आप मूल्य ह्रास घटा दीजिएगा जीएनपी में से, तो वही क्या कहलाएगा, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यह टोटल नेट नेशनल इनकम में बदल जाएगा जब टोटल जनसंख्या से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तब जाके प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगा कि देश का कितना है। वित्तीय वर्ष में मूल्यों में होने वाली कमी को डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहते हैं, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू निवल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। यानी जो यहाँ पे मूल्य ह्रास हुआ, जो कंपनी का कारखाना का जो वैल्यू गिरा मशीन का, उसको घटा दीजिए, तब ये आया आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जब इसमें पूरे देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट अरे अब यहां पर देखिए, राष्ट्रीय आय को समझने के लिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। फैक्टर कॉस्ट मतलब हुआ कि किसी वस्तु के उत्पादन में कितना कॉस्ट लगा है, कितना खर्च हुआ है। अगर मान के चलो कोई प्रोडक्ट हम बना रहे, जैसे पेन ही बना रहे, मान के चलो 100 रुपया हमने लगाया और उसमें 20 पेन बना, तो एक पेन का कीमत 5 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट हुआ, इतना पे तो हम बेचेंगे नहीं, हम फिर उसमें क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है सरकार को जो देंगे वो भी जोड़ेंगे, फिर जो प्रॉफिट होगा उसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। तब जा करके वह क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है उस वस्तु का। तो वही चीज यहाँ समझाया गया है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। और इसमें मेन रूप से फैक्टर कॉस्ट जो लैंड है, जो जमीन का कीमत है, कहीं आप प्रोडक्ट बनाइएगा रूम भाड़ा तो दीजिएगा ना, बिल्डिंग या कहीं पे लेबर को भी दीजिएगा, पूंजी लगाइएगा उसका भी तो इंटरेस्ट हुआ, ऑर्गेनाइजर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो खर्च कीजिएगा, तो सबको जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल कॉस्ट हो गया। अब बटे टोटल क्वांटिटी, कितना पीस बनाए। अगर मान के चलिए सब जोड़ करके 100 रुपया में हमारा 5 ही पेन बना फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से, तो एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया, ठीक है। तो 5 पेन बनाने में 100 रुपया लगे तो एक पेन का कितना हो गया, 20 रुपया। और मार्केट प्राइस में क्या होगा, मार्केट प्राइस किसको कहते हैं, बायर या खरीदार जिस प्राइस पे उस वस्तु को खरीद पाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी जोड़ दिया जाता है, फिर प्रॉफिट भी जोड़ दिया जाता है। मार्केट प्राइस में क्या होता है, कोई भी आप कोई भी वस्तु बनाने में 50 रुपया खर्च कीजिएगा, उतना ही बेच दीजिएगा,
नहीं बेचिएगा ना। जो आप सरकार को टैक्स दीजिएगा, जीएसटी, वो कहां से दीजिएगा? अपने घर से दीजिएगा। तो वो भी आप किस पे जोड़िएगा? ऐड करेंगे ना, ग्राहक पे। अब प्लस ऐड करेंगे जो इनकम होगा, जो आपका सामान बेचेगा प्रॉफिट, वो भी तो खाएगा। तो वो सब बीच का जोड़ करके क्या कहलाता है? आपका मार्केट प्राइस कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, NNMP मतलब मार्केट प्राइस इक्वल टू NNP फैक्टर कॉस्ट प्लस इनकम टैक्स, ये सब जोड़ करके बनता है। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को समझिए, प्रति व्यक्ति आय। यहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न देखने को मिला है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय, देश में जितना इनकम हुआ उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। लगभग 1.3 के आसपास हो गया है अरब में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? गोवा का है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति इनकम किस राज्य के लोगों का है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा है, तो गोवा का है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। ये सब में आप टॉप पे ही रहिएगा। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे बहुत कम है, लगभग 30,000 सालाना है प्रति व्यक्ति आय, जबकि वही देश का औसतन है आपका 3 लाख 4 लाख। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिहार का राष्ट्रीय इनकम बिहार का जो राज्य स्तर पे जो बिहार राज्य के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे देश में सबसे कम, पूरे देश में आपसे सब बेहतर ही है। ठीक है, आप इतना ही समझिए। तो ये राष्ट्रीय आय एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। निश्चित तौर पे 2-3 प्रश्न ही यहाँ से पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? हमने बताया CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसकी स्थापना कब हुई? 1951। कब हुई CSO की स्थापना? ये भी देखो, जो प्रश्न बोल रहे वही पूछेगा, उससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। तुम देख लेना एग्जाम में बैठ के, या नहीं परवाने है तो पुराना जो क्वेश्चन पेपर होगा ना किसी एग्जाम का, तो देखो इकोनॉमिक्स के कहां कहां से प्रश्न पूछे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई और राष्ट्रीय आय की गणना करता है। GDP समझ गए, देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। जब हम उसमें मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो क्या कहलाता है? GNP कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका NDP पढ़ा है। ठीक है, यानी जो विदेशों का जो आय है, देशी लोग विदेश में जाकर कमाए उसको जोड़ दीजिए, विदेशी आय उसको घटा दीजिए। उसके बाद NNP बताए, उसी मूल्यह्रास घटा दीजिए। इतना ही तो चीज बताया है। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोग नोट्स पढ़ लेंगे अच्छे से, और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय आपके देश में किस राज्य के लोगों का है? गोवा का है। और सबसे कम आपका प्यारा बिहार। बिहार तो याद ही रहेगा, ज्यादा वाला हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो याद रखिएगा गोवा। क्योंकि गोवा में सबसे ज्यादा विदेशी लोग आते हैं, और जहां विदेशी लोग आएंगे तो वहां खर्च ज्यादा होगा, तो लोगों का रूम रेंट भी ज्यादा, अगर किसी का घर होगा तो रूम रेंट से ही बहुत ज्यादा कमाई कर लेता होगा। ठीक है, तो जहां पे टूरिस्ट पैलेस है वहां पे तो ज्यादा इनकम लोग का है। या छोटा सा तो राज्य ही है, छोटा सा बिहार भारत का सबसे छोटा राज्य भी तो है। ठीक है, गोवा छोटा सा तो है ही, तो हो सकता है क्या, है ही। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से भी निश्चित तौर पे प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। BPSC तो हर एक बार 2 प्रश्न पूछता है पंचवर्षीय योजना से, और जनरल कंपटीशन में भी पंचवर्षीय योजना के निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पंचवर्षीय योजना के जगह पर नीति आयोग, जो पहले था योजना आयोग, उसका नाम बदल दिया गया है नीति आयोग। कहिएगा ये क्या है, थोड़ा सा टर्म समझ लीजिए। देखिए, कोई भी विकास जब होता है तो अगर आप उसको तरीका से कीजिएगा, योजनाबद्ध तरीके से कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं, पूरे दिन का टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको आज यह चैप्टर पढ़ाना है या पढ़ना है। ठीक है, हम क्या टारगेट फिक्स करेंगे कि आज हमको यह पढ़ाना है, चाहे जो हो जाए, आज राष्ट्रीय आय पढ़ा ही देंगे। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए आज जो भी हो पूरे अच्छे से रट्टा मार के समझ लेना है, बना लेना है, लूसेंट जो है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली।
तो सुबह उठो, सबसे पहले टारगेट फिक्स करो, आज पूरा दिन करना क्या है, ठीक है, कौन सा चीज पढ़ना है और उसी को पढ़ो तुम, और यह काम 1 महीना करो, उसके बाद आप बिना पढ़े रह ही नहीं पाओगे। डेली मन करेगा कि आज जो है आज टारगेट फिक्स कर, आदत हो जाता है ना। आप अपने शरीर को जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। आप अगर 4 बजे सुबह उठिए, अपने आप बिना कहे सुने बिना अलार्म के आपका नींद 4 बजे खुलेगा, क्योंकि आपका शरीर उस चीज को समझ चुका है, ठीक है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है आपके शरीर में, ठीक है। अगर आप किसी टाइम को निर्धारित कर लीजिए कि इस टाइम पे हमको, अगर किसी को चाय पीने की आदत है, अगर उसको जिस टाइम पे पीता है उस टाइम पे नहीं मिला तो उसका सर दर्द करना शुरू कर देता, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? आप 2, 4, 5 दिन तक लगातार 4 बजे उठ करके स्टडी करना शुरू कीजिए। जबरदस्ती शुरू में नींद आएगा, नहीं आप उठ पाइएगा। 4 दिन कीजिए, 5वां दिन नहीं चाह के भी आपका नींद टूटेगा और आप फिर उठ जाइए। तो जैसा अभी आपका शरीर जैसा बनाइएगा वैसा बनेगा। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया, अगर आनंदित होने लगे, तो फिर आप बिना पढ़े रह ही नहीं पाइएगा। आपको लगेगा नहीं पढ़ना है, अगर नहीं पढ़िएगा उस दिन आपको मन ही नहीं लगेगा, लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, कोई चीज है जो आपने नहीं किया है, ठीक है। तो आदत बना लीजिए, क्योंकि आपके पास ना ही इंडस्ट्री है ना ही उद्योग है। बिहार के लोगों के पास एक ही एक उपाय है सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने का, वो है सरकारी जॉब, ठीक है। अब वो भी नहीं लीजिएगा तो जीवन तो निरर्थक ऐसे भी है, और नहीं हुआ तो और निरर्थक एम हो जाइएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। माँ बाप भी उसी को पूछता है, जो बेटा कुछ देता है, कमाता है नहीं कुछ देता है, कमाता है लाखों नहीं दीजिएगा नहीं पूछेगा। तो धरती पे उसी का वैल्यू है, लोग उसी को पूछते हैं जिसके पास या तो पैसा है या किसी को मदद कर रहा है, दे रहा है, नहीं तो लोग पूछने के लिए भी यहाँ बैठे हुए नहीं है। हर एक चीज में प्रॉफिट, हर एक चीज में। तो तुमको लगता होगा कि ये दोस्त यार है, दोस्त यार भी तुमसे दोस्ती किया प्रॉफिट के लिए, जान लो, जान लो। नहीं प्रमाण है तो कभी 5-10 हजार रुपया ले लो और दो ही नहीं। तुम्हारी दोस्ती जो है कितना दिन टिकेगी वो बाद में हमसे बात कर ले, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रूस के दौरा पे, रूस के साथ उनका बराबर दौरा, सब जल्दीबाजी में ही सारा गलत काम करता है चलता था, और वहां पे भी प्लान बना बना करके विकास का कार्य किया जाता था कि अगला 5 वर्ष का क्या क्या करना है, ठीक है। टारगेट फिक्स हो गया तो उस पर काम करते थे। एक योजना होना चाहिए ना कि अगला हमको अगला दूसरे दिन क्या करना है, आज क्या करना है, योजना रहेगा तब आप कीजिएगा, ठीक है। जैसे सुबह में उठते होगे तो योजना बनाते होगे कि आज कोचिंग जाना है इतने बजे, ठीक है, तो आ जाते हो कोचिंग। योजना ही नहीं बनाओगे तो फिर आओगे, बैच रहेगा 7:30 बजे, आओगे 8 बजे। तो योजना बहुत जरूरी है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ, अति महत्वपूर्ण लाइन है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 ईस्वी। भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, क्योंकि अब योजना आयोग जो है नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। योजना आयोग का नाम अब क्या हो गया है? नीति आयोग। जब बीजेपी की सरकार आई आपके देश में 2014 में शायद आई थी ना, तो उसके बाद से यह योजना आयोग नाम बदल दिया गया। नाम बदलने में जो है बहुत सारा कांग्रेस का दिया हुआ नाम को बीजेपी बदल देती है, ठीक है, फिर कांग्रेस आएगी तो फिर वो बदल देगी। तो इसका नाम रख दिया इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ये भी कई बार पूछ देगा कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसीलिए यहाँ पे था लिख दिया गया है। ऐसे नीति आयोग के भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। नाम बस चेंज हुआ है, बाद बाकी काम सबको वही करना है। बाकी नोट्स हम ग्रुप में शायद इकोनॉमिक्स का भेज चुके हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।
इसको पढ़िएगा अच्छे से तो बहुत मज़ेदार है। और इतिहास, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं बनते एग्जाम में, बिल्कुल सही बनाएंगे, इस बात का फुल गारंटी है। कितना टाइम हुआ है? 8:30। अब देखिए भारत सरकार किस तरह से काम करे, भारत सरकार किस तरह से काम करे, यह प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो संवैधानिक रूप से यह आयोग नहीं है, संविधान में इस आयोग की चर्चा नहीं है, लेकिन इसको बनाया गया था देश में किस प्रकार से प्लानिंग किया जाए, किस प्रकार से योजना बनाया जाए जिससे देश का बेहतर विकास हो। तो ये भी पूछ सकता है क्या यह एक सरकारी निकाय है या गैर सरकारी निकाय है? तो यह एक गैर सरकारी निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान में इस आयोग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि यह हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री थे उस समय उनका यहाँ पे योगदान था, उनके द्वारा यह लाया गया था। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया और 1 अप्रैल 1951 से यह प्रारंभ हुई थी। तो मेन रूप से योजना आयोग, ये भी डायरेक्ट डेट पूछ सकता है कब से प्रारंभ हुआ, तो 1 अप्रैल 1951 से। ठीक है, अब आते हैं, एक टर्म आता है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। यह क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी प्रश्न निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में कभी ना कभी दिखेंगे। 6 अगस्त 1952 को की गई, इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952। कई बार यह डायरेक्ट बीपीएससी में भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952 को। अगर पूछे आपका कि राष्ट्रीय जो आयोग था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना आयोग, उसका गठन कब किया गया? 1950 और इसका 1952। और योजना आयोग का आरंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1951। 5-5 वर्ष का होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 5 वर्ष का है तो 51 से क्या हो जाएगा? 56 कि 55? 56। चलो ठीक। उद्देश्य है योजना के अंतिम रूप से अनुमोदन करना और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई है, वह प्लानिंग की गई है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं यह देखना, सही से कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, यह देखने का काम किसका है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका काम है कि योजना आयोग ने जो योजना बनाई 5 वर्ष के लिए, उसका सही से क्रियान्वयन हो रहा है क्या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उस पे बल दे करके योजना को क्रियान्वयन करवाना। और इसकी स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में, 6 अगस्त 1952 को। किसका? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, लेकिन इसका भी कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, लिखा हुआ है इसका भी संविधान में। ये सारे गैर संवैधानिक निकाय हैं, ये याद रखिए। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। अब सबसे पहला प्रश्न इस बार बीपीएससी में भी यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, 5वीं पंचवर्षीय ये समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना की देन थी? और ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आप पढ़ के जाते हैं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे के भी आपको फंसाने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो आपको हमने बताई 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च। मार्च क्लोज होगा, ऐसे ही मार्च क्लोजिंग सुनते होंगे, तो मार्च में खत्म और शुरुआत अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये तो याद रहेगा। 5 वर्ष का है तो 51 से 56, 5 वर्ष का है तो क्या हो गया? 51 से 56। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना हेरोआ-डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोआ-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
और इसमें प्राथमिकता कृषि का विकास। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था कि सबसे पहले तो भोजन मिलना चाहिए, तब ना आगे का सोचोगे। तो उस समय भारतीय लोगों को सही से अनाज भी उपलब्ध नहीं था। जो अनाज आता था, गेहूं जो उपजा अभी इतना उपज होता है उतना उस समय नहीं होता था, क्योंकि हम लोग पारंपरिक खेती करते थे, बैल वाला गुआर दे के खेत में वही बीज जो है बार बार उपजाते थे, उपज उतना होता नहीं था। तो हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते थे? अमेरिका से। अमेरिका हम लोग को जो है गेहूं देता था, जो वहां सुअर को खिलाता था, सरल का जो बचल का खुचल का था, वो महंगे दाम पे भारत को देता था और भाव भी खाता था। ठीक है, आगे चल करके हमारे देश के जो प्रधानमंत्री सब सोचे कि सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना चाहिए, तो कृषि पे पहले तो भोजन मिलना चाहिए भरपेट सभी लोगों को। इसीलिए उन्होंने कृषि को ही अपना पहला टारगेट बनाया कि पहला 5 वर्ष हम लोग कृषि पे काम करेंगे। ठीक है, और उसमें बहुत सारा विकास भी किया गया, बहुत सारे नदी जोड़ों परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई। लक्ष्य रखा गया 2.1%। और यह मॉडल भी पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? हेरोड-डोमर मॉडल निश्चित रूप से पूछेगा, कई बार पूछ चुका है यह कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो हेरोड-डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, और यह प्राप्ति जो है यहाँ पे 3.6% हुआ। लक्ष्य रखा गया था आपका 2.1% और प्राप्ति कितना हो गया? बिल्कुल सफल योजना था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्य से कहीं ज्यादा प्राप्ति हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एक और कार्य इसमें क्या हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में, देखिए लिखा हुआ है क्या क्या कार्य हुए। भाखड़ा नांगल कहाँ पे है? पंजाब में। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में। किस नदी पर? सतलज नदी, वो बनाया गया। हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी पर। दामोदर स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सारे बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत हुई। बहुउद्देशीय मतलब एक ही उद्देश्य नहीं होता है, बांध बनाने का उद्देश्य कई होते हैं। एक तो बाढ़ से रक्षा, दूसरा बांध बना करके बिजली भी तो तैयार किया जाता है, डैम बना करके बिजली भी तो, पन बिजली जिसको बोलते हो। ठीक है, उसके बाद लोग उसको पर्यटन के रूप में भी देखने आते हैं दूर दूर से। फिर वह जहाँ पानी जमा होता है वहाँ मछली पालन भी होता है, नौका विहार भी होता है, बिजली भी तैयार होता है, टूरिस्ट पैलेस भी हो जाता है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अगर यहाँ भी रहता है तो लोग बाहर से आते तो कहते चलो थोड़ा डैम घूम के आते हैं तो कैसा है देखें, नहीं तो टूरिस्ट पैलेस भी हो जाता है ना। इसीलिए उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बाकी मेन तो काम है उसको बाढ़ से बचाना और बिजली उत्पादन करना। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। आज ये लास्ट है आपका, फिर दूसरे दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है, समय चला है, वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। कब से कब तक है? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, और यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पे? पीसी महालनोबिस मॉडल। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, पीसी महालनोबिस मॉडल, याद रहेगा कौन से मॉडल पे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य रखा गया, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रीज बनाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री, भारी उद्योग। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक देश का नहीं बनेगा, बुनियादी संरचना, तब तक विकास आप नहीं कर पाइएगा। उसके लिए बड़े बड़े कल कारखाने बनाने पड़ेंगे, उसके लिए लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, फैक्ट्री लगेगा तब तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या किया गया? औद्योगिक विकास पे जोर दिया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर लक्ष्य रखा गया 4.5%, 4.5% कि इतना तरक्की करना है। ठीक है, और प्राप्ति 4.2 हुआ, लगभग सफल ही रहा,
थोड़ा कम रहा बस। तो मेन कार्य यहाँ पे क्या हुआ कि राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। इस्पात रहेगा, इनफैक्ट देखो सबसे जरूरी है, घर बनाते हो तो उसके लिए सरिया चाहिए ना, लोहा चाहिए। तो जब तक टाटा स्टील कंपनी नहीं बैठेगा, जब तक ये सब कंपनी नहीं आएगा, फैक्ट्री नहीं लगेगा, राउरकेला हो चाहे भिलाई हो, ये सब लोहा इस्पात उद्योग है, ठीक है। तो इसी से बनाओगे फैक्ट्री, कहां से बनाओगे? तो लोहा रहेगा तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इसीलिए इस पे विशेष जोर दिया गया। और यह मॉडल किस पे आधारित था? पीसी महालनोबिस अति महत्वपूर्ण है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पे काम किया। उद्योग धंधों का विकास कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग संयंत्र की स्थापना की गई। राउरकेला हो, भिलाई हो, दुर्गापुर हो, ये सब में जो भी फैक्ट्री बनाई गई वो सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही बनवाई गई। तो कांग्रेस का कैसे नहीं योगदान है, पंडित नेहरू का देश में कैसे नहीं योगदान है? गाली देने से तो नहीं हो जाएगा, नहीं, वो आपकी मानसिकता जो है आपको जानकारी नहीं है। जितना इन्होंने कार्य कर दिया उस 10 वर्ष में, आप 20 वर्ष में भी वर्तमान के समय में नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखिए मेन इन्होंने रीड सही कर दिया देश का, कैसे देश विकास करेगा। उन्होंने संयंत्र स्थापित करवाया। आज जो देख रहे हो बरौनी टाउनशिप रिफाइनरी, वो सब कांग्रेस के समय का ही देन है ना पूरा, ठीक है। तो कोई भी किसी को गाली दे रहा है या कुछ भी कह रहा है, अनाप शनाप देखोगे फेसबुक पे जवाहरलाल नेहरू के बारे में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है, वो आपको गुमराह किया जा रहा है। तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी आप गुमराह नहीं हो और आपको सही जानकारी हो, उसके लिए भी आपको पढ़ाई करना होगा। नहीं तो कोई कुछ बोलेगा तो भरोसा कर दोगे। कोई कहेगा कि कल हम चंद्रमा पर से आए, अच्छा कैसे गए थे, कहाँ रुके, बीच में हॉल्ट उल्ट था कि नहीं था, नहीं तो मानोगे, क्या करोगे? जब इतना बुद्धि विवेक ही नहीं है तो कोई भी तुमको कोई क्यों ठग लेता है? उसके पीछे यही रीजन है कि तुमको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए भी तुमको नॉलेज होना जरूरी है कि कोई तुमको ठगे नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई करो अच्छे से। ज्ञान का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत चीज सीखोगे, कम से कम तुम बचे रहोगे, ठीक है। इन सब बातों जैसे हो गया फेसबुक पे, ट्विटर पे या कहीं पे, अभी देखो कि सोशल मीडिया का जमाना, किसी के खिलाफ कुछ से कुछ अपना बना रहा है, कोई जरूरी नहीं वो सच्चाई है, कोई जरूरी नहीं है। कई बार देखोगे मीडिया वाला सबूत पेश करेगा, ये मर्डर किया, इसे क्या, पूरा ग्राफिक्स के साथ, बाद में पता चला वो था ही नहीं, उसने कोई और था, नहीं। और मीडिया वाला क्या करता है, उसको एकदम ग्राफिक्स 3D वो अपने ब्रेन का उपज लोगों पे थोप देता है, फिर आप भी उसी तरीका सोचने लगते हैं। अभी का मीडिया क्या करता है, आपको कैसे सोचना वो निर्धारित करता है और आप वैसा ही सोचते हैं। आपको लगता है टीवी में देखे थे, अरे टीवी में गलत नहीं हो सकता, टीवी में जो दिखाया वो आप देखे, वो गलत दिखाया तो आप वो गलत पे विश्वास कर लिए, ठीक है। तो अभी के डेट में तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप पढ़िएगा, ग्रंथ पढ़िएगा, जानिएगा इतिहास, तब तो, नहीं तो कोई बोलेगा भगत सिंह के बारे में कुछ बोल दिया और फिर आप जो उसको मान बैठिएगा, उसके लिए भी आपको अध्ययन करना जरूरी है। तो पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी तो है ही, नौकरी बोनस है, बाकी ज्ञान अर्जित करना ही होता है, ठीक है। तो सब लोग जो पढ़ रहे हो सबको सरकारी नौकरी नहीं होगा, पहले ही बता दे रहे, होगा उसी का जो अपनी चरम अवस्था तक पहुंच पाओगे। तपस्या सब करता था उस समय में, लेकिन भगवान सबको दर्शन नहीं होते थे, ठीक है। तो भगवान दर्शन उसी को होते थे जो सच्चे मन से लगातार हजार वर्ष तक तपस्या करते रहता, ठीक है। आज जो 2-4 दिन में भाग गया वो भाग गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो तपस्या तुम करने भिड़े हो तो लगातार कंटिन्यू रहोगे, तब वरदान उर्दान मिलेगा। और वरदान भी भस्मासुर की तरह ले लोगे तो भस्म कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए चलिए, तो ये टॉपिक आपका द्वितीय पंचवर्षीय ज्यादा पढ़ा देंगे, फिर हैंग हो जाओगे, कल से आना बंद कर दोगे। हम जानते हैं आपके दिमाग की बहुत लोग बोलता है कि सर आप बहुत कम समय पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं। अगर हम सही से 1 घंटा भी पढ़ा दे ना, आधा घंटा पढ़ा दे, उसी में तुम्हारा ब्रेन जो है ओवरलैप करना शुरू कर जाए, ठीक है। तो जितना पढ़ाते हमको पता है कि कितना तुमको भोजन देना है,
ठीक है, हमको पता है कि तुम कितना डोज एक्सेप्ट कर सकते।